प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपने पिछले प्रोग्राम्स में हम बार बार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जो ममालिक बिलखुसूस हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि रेड लिस्ट में डाला गया है और उनके जो के से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सफ़र करके जब वो बरतानिया पहुँचते हैं तो जिस अंदाज़ में वो क्वारंटीन करते हैं, जहाँ जिस तरह से उनको होटल में ठहराया जाता है, सहूलियात नाकाफ़ी होती हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान चल रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो ममालिक के शहरी हैं वो अदालतों से रजू कर रहे हैं और वहाँ से जाकर रिलीफ हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कीनिया के एक शहरी हैं, उनको जब होटल में मुनासिब सहूलियात ना मिली तो उन्होंने अदालत से रजू किया और तो अदालत ने उनको रिलीफ देते हुए पूरी फैमिली को घर भेजने का हुक्म दिया। इसी तरह से पाकिस्तानी शहरी की शिकायत जो है वो लंदन हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तानी शहरी ने शिकायत की थी उससे बेहतर सहूलियात जो है वो फराम करने का हुक्म दिया और सहरी और इफ्तारी के औकात में जो हलाल फूड है वो भी सप्लाई करने का मुहैया करने का हुक्म दिया। और इससे पहले हम प्रोग्राम कर चुके हैं, उसमें ये बता चुके हैं कि चूँकि रात के वक्त में अब होटल्स का अपना टाइम टेबल होता है, लेकिन सहरी जो है वो ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में करनी होती है रोज़ा रखने वाले लोगों ने कि जो आम तौर पर होटल्स की जो टाइमिंग्स हैं वो उससे मैच नहीं कर रही होती, तो खुसूसी सहूलत जो है वो नहीं मिल रही थी, सहरी करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो अब ऐसे में जो है वो हाई कोर्ट से हुक्म आया। एक और चीज़ जो पाबंदी नरम की गई है वो ये कि 17 मई के बाद से होगा कि तदफीन में जो महदूद अफराद की शिरकत थी, 30 लोग शिरकत कर पाते थे, अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा लोग शिरकत कर पाएंगे। तो ये जो एक ज़हनी कोफ्त थी लोगों को कि वो अपने अजीज़ व अकारिब और प्यारों की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर पाते थे, उसमें भी अब उनको सहूलत हासिल हो जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो पाबंदियाँ हुई हैं उससे क्या फ़र्क पड़ा है कोविड की सिचुएशन में, और जब हालात नर्म होंगे तो उससे क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। डॉक्टर नाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सॉलिसिटर फ़िदा चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी क़वानीन बरतानिया से, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, और सुलेमान आसिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। गुलाम हुसैन अमान साहब आपसे शुरू करते हुए ज़रा बता दीजिएगा कि बहुत सारे लोग, हम पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं, उनको सहूलियात नहीं मिल रही मुख्तलिफ़ जगहों पर, होटल्स में जहाँ पर वो क्वारंटीन करते हैं ट्रैवल करने के बाद, और फिर ख़ास तौर पर जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से प्रॉब्लम्स थी। तो मुख्तलिफ़ जो ममालिक के शहरी हैं वो अब जा रहे हैं अदालतों के पास, और अदालतें जो हैं वो रिलीफ दे रही हैं। तो क्या उन अदालतों के डायरेक्शंस की रोशनी में हुकूमत को मजमूई तौर पर जो सहूलियत है बेहतर बनाने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए वो की हैं? बहुत शुक्रिया असद आपका। एक तो ये आपको बताऊँ, आज एक हौसला अफजा खबर भी है कुछ इस वाले जो आपने पहले इंट्रो के अंदर बताया, और दूसरा ये कि थोड़ी सी एक हल्की सी मैं कहूँगा तशवीश वाली खबर भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पहली बात यह है कि जब अब इंडिया से जो वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में अभी चंद मिनट पहले जो है वो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी कंसर्न शो कर दिए हैं, और जो पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड है उसको खुसूसी हदायत दी है कि इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं भी वेरी केयरफुली जो है वो उनको एग्जामाइन किया जाए और उसके ऊपर नजर रखी जाए, कहीं ये ना हो कि भारत से जो आने वाला डबल म्यूटेड वेरिएंट है वो यहाँ पर जो है मजीद लोगों को अफेक्ट करे और खुदा न खास्ता किसी बड़े तबाही का बाइस बने। तो इस पर जो है वो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने चंद मिनट पहले जो है बड़ी क्लियर स्टेटमेंट जारी की है। और दूसरी बात जो आपने की है कि जो 30 अफराद से ज्यादा जो है वो जनाजे में शिरकत कर सकेंगे। अभी तक जो हुकूमत ने कहा है कि उनका ये भी कहना है कि जो SOPs हैं वो उसी तरह फॉलो करने पड़ेंगे, लोगों को जो है वो अपने आप को सैनिटाइज करके बाकायदा चेक करके जो है उनको जनाजे में जाने दिया जाएगा। लेकिन आखिरी रसूमात में ज़ाहिर है शिरकत के लिए अब 30 से ज्यादा अफराद की 17 मई के बाद जो है वो इजाजत होगी, जिस पर जो है वो लोग एक इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि अगर उनका कोई प्यारा जो है वो इस दुनिया से चला जाता है तो कम अज कम वो उसकी आखिरी रसूमात के अंदर जो है वो बेहतर तरीके से शिरकत कर सकते हैं, वो पाबंदियां जो है वो उनसे उठा ली जाएंगी। जो दूसरी बात आपने की, जो दूसरे ममालिक से रेड लिस्ट के मालिक से लोग आ रहे हैं, देखें ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़ाहिर नहीं है। उन्होंने होटल्स जो हैं उनको एंगेज किया हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, होटल का स्टाफ ज़ाहिर है अपना है। और अभी जो केस हुआ है जिसका अभी आपको जो है वो आसिम सुलेमान साहब बताएंगे तफसील, उस केस के अंदर भी ये हुआ कि जब उनको कहा गया कि इनको सहूलतें फराम करें तो होम ऑफिस को जो है वो हाई कोर्ट ने बाकायदा खत लिखा कि आप जो है इनको सहूलियात मुहैया करें, क्योंकि ये
बीमार हैं और ये जो है वो फ्रीली होटल्स के अंदर इस तरीके से नहीं रह सकते जिस तरह अपने घर के अंदर रह सकते हैं, तो उनको फ्रिज फराम की जाए, उनको और भी जो खाने पीने के हवाले से जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। जब वो नहीं प्रोवाइड की गई आई थिंक 30 आवर्स के अंदर, तो दोबारा इन्होंने फिर हाई कोर्ट से रजू किया, तो फिर हाई कोर्ट ने जो है वो उनको एग्जाम्पशन जो है वो ग्रांट कर दी। तो इसी तरह जो दूसरे केस के अंदर भी जब एक जो वहां पर मुसाफिर थे उनको हलाल खाना मुहैया नहीं किया गया, तो उन्होंने भी अदालत से रजू किया। तो अब ये अदालत से रजू इसलिए लोग करेंगे कि होटल्स के अंदर हर बंदा जो है वो इस तरीके से लैक ऑफ फैसिलिटीज के साथ नहीं रह सकता। हर एक की जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, किसी को मेडिकल कंडीशंस होती हैं और किसी को वैसे भी फोबिया होता है कि वो इस तरह आइसोलेशन के अंदर होटल्स के अंदर नहीं रह सकता जहां उसका कोई जानने वाला ना हो या किसी किस्म की कोई फैसिलिटी ना हो। तो इसीलिए जो है वो अब लोग अदालत के जरिए जो रिलीफ करें, तो मेरे ख्याल है हुकूमत को जो है वो इस सिलसिले में सोचना चाहिए, पॉलिसी को थोड़ा सा नरम करना चाहिए कि जिनकी वाकई मेडिकल कंडीशन है या कोई किसी वजह से नहीं रह सकते, तो उनको जो है वो रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की रसाई जो है वो यहाँ पर अदालत तक इस तरह नहीं हो सकती कि वो इतने पैसे खर्च करके अदालत जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के तवसर से हम जो है वो हुकूमत को कहते हैं कि उनको इस बारे में कुछ पॉलिसी जो है वो नरम करनी चाहिए, जिनकी जेन्युइन रीजंस हैं उनको इस तरह का रिलीफ देना चाहिए। सही है। फिदा चौधरी साहब, ये बताइए कि आप जो है वो क्या प्रेयर लेकर अदालत के पास गए थे और किन आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर अदालत ने ये फैसला किया या आपके हक में फैसला दिया कि रिलीफ मिलना चाहिए, जो क्वारंटीन का शिकार लोग हैं उनको 2 दफ़ा वर्जिश की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये रिलीफ लेने के लिए आपने क्या प्रेयर की थी और क्या आर्गूमेंट्स दिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जब से इन्होंने डिसीजन किया है ब्रिटिश हाई कमीशन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के लिए जी, तो उसी वक्त से हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि इनका जो डिसीजन है पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने का, ये बहुत हेस्टली डिसीजन था। इन्होंने कोई सोच समझ के ये डिसीजन नहीं लिया था। और उस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान में जो केसेस हो रहे थे इंडिया की निस्बत, जर्मनी की निस्बत और फ्रांस की निस्बत बहुत ही कम हो रहे थे। तो उस वक्त पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालना ही एक गलत डिसीजन था, लेकिन इन्होंने डिसीजन ये लिया और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला। और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान में जो ब्रिटिश सिटीजन थे पाकिस्तान में उस वक्त थे, उनको काफ़ी मुश्किलात हुई यहाँ पे वापस आने के लिए। और काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि ये जो इनकी डेडलाइन थी 9 अप्रैल 2021, उससे पहले वो वापस आ जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि वापस नहीं आ सके। और बाद में जब 9 अप्रैल 2021 के बाद जो लोग वापस आए, जिसमें हमारे भी क्लाइंट शामिल थी, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जैसे कि वो यूं ही एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो उनको एक सिक्योरिटी गार्ड असाइन हो जाता है, उसकी ड्यूटी होती है कि इन लोगों की निगरानी करे कि ये कंप्लाई करते हैं जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशंस थे। तो उसी वक्त से एक सिक्योरिटी गार्ड जब तक आप होटल में नहीं पहुंचते हैं वो इनके साथ तैनात हो जाता है। तो इसमें लेकिन जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो इनकी जो अपनी वो गाइडेंस है वो फॉलो नहीं होती। बसेज में इतना रश होता है, लिफ्ट्स में इतना रश होता है, और जब होटल में जब आपको वो उतारते हैं तो रिसेप्शन पे इतना रश होता है। तो इनकी वो अपनी जो गाइडलाइन थी वो फॉलो नहीं हो पा रही थी। तो जब ये हमारे क्लाइंट जो होटल में पहुंची हैं तो इन्होंने होटल वालों को बताया था उस वक्त कि क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और हम रोज़े से हैं, इसलिए आप हमें जो फूड है ऐसे वक्त में प्रोवाइड करें, जैसे सहरी के वक्त, जो कि यूके के टाइम के मुताबिक आजकल अबाउट 3:30 पे होती है सुबह, और शाम को इफ्तारी के वक्त जो कि आजकल 8:30 पे होती है। तो होटल वालों ने इनको स्ट्रेट अवे ही कह दिया था कि हम इस काबिल नहीं है। उसके बाद जो मसला हमारे क्लाइंट के साथ ये आया था कि जो इसकी होटल की जो क्लीनिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पे बेड पे जो डस्ट थी, कमरे में डस्ट थी, जो भी टेबल द्वारा पड़े हुए थे उधर, सिमिलरली वहाँ पे फ्लाइज मरी पड़ी हुई थी। तो उसकी बेस पे क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया और उस बेस पे हम आगे लेकर गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हमने ये चैलेंज किया कि हमारे क्लाइंट को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं और उसकी दूध के मुताबिक नहीं है। और
उनके खिलाफ मजहब की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इस बेस पे हम डिसीजन आगे लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले ही आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, जो 10 तारीख से 20 तारीख का जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इवन मुस्लिम फैमिलीज को पोक सर्व किया गया है, बेकन सर्व किया गया है। तो काफी सारे मुश्किलात मुस्लिम फैमिलीज की मीडिया पे आ चुकी थी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को आगे लेकर गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम ये देखते हैं कि लोग ज़ाहिर है एक पूरे एक फेज़ में से गुजर रहे हैं, एक मेंटल कंडीशन का वो पहले से एक शिकार हैं, जिसमें जो लोगों के का फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कारोबार मुतासर हो गए हैं, फिर वो उनकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हैं, बहुत सारे कारोबार तो बंद ही हो गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की पाबंदियाँ कि जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप 1750 पाउंड पे करेंगे, फिर आप 10 दिन के लिए ख़ुद को बंद रखेंगे सेहतमंद होने के बावजूद, और फिर आपको वो फूड नहीं मिलेगा जिसको आप डिज़र्व करते हैं कि वो आपको मिले, आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो आपको डिज़र्व करते हैं। तो जाहिर है लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अपने आप को सही रखने के लिए क्या इक़दामात लोगों को खुद करने चाहिए, कैसे अपने आप को जो है वो काम रखें, कैसे अपने आप को डिप्रेशन या टेंशन का शिकार होने से बचाएं, क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि इस वक्त जो यूके में नंबर्स इतने ज़्यादा कम हुए हैं पिछले चंद महीनों में, जो केसेस हैं, न्यू केसेस और जो डेथ्स होती हैं, उनके जो नंबर सब कम हुए हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट और ये सारी चीज़ें जो कंट्री में जो पाबंदियां लगाई थी, उसी की वजह से ये सब चीज़ें बेहतर हुई हैं यूके के अंदर। लेकिन जाहिर है इनकी ये जो वैक्सीनेशन लगी है उस वाकई में नंबर से कोई पॉजिटिव असर होगा कि नहीं। अगर आप इस तरह सोचें तो फिर जो चीज़ें वो कह रहे हैं, जो पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, वो अनरीजनेबल नहीं है इस लिहाज से कि ऑब्वियसली उनको तो यूके के अंदर फिलहाल जो नंबर्स कम हुए हैं उनको बढ़ना शुरू हुए। लेकिन ये बात सही है ऑब्वियसली कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, जैसे जो मजबूरी के तहत जिनको ट्रैवल करना पड़ रहा है या वो जहाँ के वहाँ फंस गए और उनको फिर वापस आना पड़ा है, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। और आई थिंक बेस्ट चीज़ ये है कि वो ये ना सिर्फ आपके लिए लेकिन बाकी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी जो रमज़ान की वजह से मुश्किलें पेश आ रही हैं लोगों को, उसके अंदर जिस तरह आप देख रहे हैं, उन्होंने तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की है और आई थिंक इसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। आई थिंक उनको इसी तरह सोचना चाहिए कि इसका फ़ायदा हम सभी को होगा और आगे जाके ही पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। तो बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप अवॉइड ही करें कि आपको अगर नहीं जाने की ज़रूरत या जो वजूहात उन्होंने कही हैं, अगर आप उसमें नहीं शामिल हैं तो आप ट्रैवल ही मत करें। लेकिन अगर मजबूरी के तहत आप कर रहे हैं तो आप मद्देनज़र रख के करें कि आपको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, फॉर द सेक नॉट यूनिटी एज वेल। एंड ऑब्वियसली पीपल आर अफेक्टेड बाय इट। तो बेहतर ये है कि आप अपने लिए आने से पहले इंतजामात करें कि आप जब क्वारंटीन में होंगे आप उस दौरान क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपने आप को बिजी रखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं तो अपनी तवज्जो यानी कि बटानी चाहिए जगह से जिस पे हम गौर कर रहे हैं। अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इस वक्त, ताकि जो यूके में जो अकम्प्लिश किया गया है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, वो इस तरह अब रहे जब तक कि हमें वाकई में पता ना चले। राइट जी। डॉक्टर साहब मज़ीद आपसे बात करते हैं, लेकिन सुलेमान आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान आसिम साहब, मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अपने केसेस लेकर वकला के ज़रिए से जब कोर्ट के पास जाते हैं तो इंडिविजुअल को तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्डर भी अभी तक आया है, कोई ऐसी जजमेंट भी आई है जिसमें मजमूई तौर पर जो है वो किसी एक शख्स के केस को बुनियाद बनाकर मजमूई तौर पर इंतजामात क्या चीज़ों को बेहतर करने का ऑर्डर किया गया हो? जैसे कोई एक शख्स गया है कि मुझे
सहर और इफ्तार का इंतज़ाम मेरे लिए किया जाए, तो उसका तो ऑर्डर हो गया कि इसको सहर और इफ्तार का खाना दिया जाए, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्डर भी है या ये ऑर्डर सबके लिए है कि जी तमाम मुसलमानों के लिए जो लोग क्वारंटीन में हैं उनके लिए किया जाए, और गवर्नमेंट जो है उसको उसकी बुनियाद पर कोई प्लानिंग में तब्दीली कर रही है? सलमान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी तक तो ऐसा ऑर्डर आया नहीं, सिर्फ एक ही आया था जिसमें इससे पहले जो मेरे साथी उन्होंने डिस्कस किया इन डिटेल कि उनको एडुकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए जितने भी वो लोग मुसाफिर हैं जो होटल में क्वारंटीन कर रहे हैं, और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज कर सकें, और जो प्रॉपर फूड है वो उनको दिया जाना चाहिए। तो जहां तक आपका क्वेश्चन है, वो जब तक उस ऐसा ऑर्डर आया नहीं, उस ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो चीजें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं होटल मैनेज फैसिलिटीज के अंदर कि भी इशू यहाँ पे यह है कि काफी सारे होटल्स हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक होटल में ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं या अक्रॉस ऑल द होटल्स में सिचुएशन सेम है। तो सिचुएशन हर होटल में स्लाइटली डिफरेंट है। तो एक ऐसा ऑर्डर जो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ सकता है अगर हमें ऐसी सिचुएशन नजर आए जिसमें एक होटल के अंदर जो एडुकेट जो वो फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, या उनको डिसेबल्ड फैसिलिटीज नहीं है और एक्सरसाइज करने की फैसिलिटीज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ऑर्डर आ सकता है जिसमें वो लिखा जा सकता है, उनको कहा हाई कोर्ट को कहा जा सकता है, ऑर्डर लिया जा सकता है कि भी उनको होटल मैनेजमेंट को कहें कि एक इनके लिए अरेंजमेंट की जाए। राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ जी प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़रा कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन नवान साहब, आप बता रहे थे कि भारत के लोगों के हवाले से उनकी ख़ास मॉनिटरिंग का कहा गया है, हुकूमत ने प्लान किया है। इस सिलसिले में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, यानी अमली तौर पर क्या किया जाएगा कि उनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा बेहतर की जाए? इंडियंस के लिए ख़ास तौर पर कैसे उसको जज किया जाएगा, और इंडियन वेरिएंट को यूके में दाखिल होने से कैसे रोका जाएगा? अमली तौर पर क्या इकदाम होंगे उसके लिए? देखिए, इस वक्त तो ज़ाहिर इंडिया रेड लिस्ट के अंदर है, और जो भी इंडिया से लोग आ रहे हैं उनको 10 दिन के लिए जो है वो होटल्स के अंदर क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, और उनकी जो उनको चेक किया जा रहा है, और उसको ये देखा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, क्या ये जो वैक्सीन है ऑलरेडी चल रही है वो उसके ऊपर जो है वो काम भी कर रही है या नहीं कर रही, या इस तरीके से ये वेरिएंट किस तेजी के साथ फैल रहा है। क्योंकि हमने देखा जब से ये इंडियन वेरिएंट जो है ये म्यूटेट हुआ है, इसको डबल म्यूटेट कहते हैं, उस वक्त से जो है वो एकदम बरतानिया के अंदर केसेस के अंदर कुछ सर्ज भी आया है, कुछ केसेस बड़े भी हैं, जिस पर जो है वो आज बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो नेशनल हेल्थ ऑफ इंग्लैंड है उसको खुसूसी हदायत दी हैं, और ये कहा है कि इसको बिल्कुल केयरफुली जो है इसको लिया जाए, इसके ऊपर किसी किस्म की नेग्लिजेंस ना की जाए, या इसको सॉफ्ट तरीके से बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो है वो बरतानिया में स्पेशली पूरे में कोरोना वायरस के केसेस भी कम हो रहे हैं, और हालात तेजी के साथ जो है बेहतर हो रहे हैं, और ये ना हो कि जरा सी बेहतियाती जो है वो दोबारा उसी तरफ चले जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा भारत है और बहुत ज़्यादा फ्लाइटें भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आती हैं, जो लोग ब्रिटिश इंडियन जो है वो वहाँ गए होते हैं, या उसके अलावा लोग यहाँ पर बहुत स्टूडेंट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल पर जो है वो खसूसी नज़र रखी जा रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अब बहुत सारी जो फ्लाइटें हैं वो इनडायरेक्टली भी यूके में भारत से आ रही हैं, जो कि लोग कुछ दूसरे ममालिक के अंदर क्वारंटाइन करके आ रहे हैं, जो कि रेड लिस्ट के अंदर नहीं है, जिनके अंदर टर्की है, इसके अलावा और भी यूरोपियन ममालिक हैं, तो उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है कि ताकि वहां से जब ये लोग आए, कोई भी यहाँ पर आए, तो उसके जो है वो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं आपके पास, और जो घर के अंदर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं आपके पास, और वो कतर में 10 दिन स्टे करके आ रहे हैं, तो वो जब आपके पास आएंगे तो आप उनको अलग से 10 दिन का क्वारंटीन तो नहीं करवाएंगे ना, वो तो कतर में 10 दिन ठहर के आएंगे।
हाँ, लेकिन उनको घर पे तो क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा 10 दिन। जब वो आएंगे घर के अंदर तो करना पड़ेगा। अब वो घर के अंदर जो क्वारंटाइन करेंगे तो वो कौन सी मुलाकातें करते हैं, ये तो फिर बात की बात है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है, आपने बात छेड़ दी है तो यही बता दूं कि वो सुना है कि जो पहले जिनको छोड़कर गए थे शायद उनको लेने के लिए भी आ रहे हैं, वो भी बातचीत चल रही है। अच्छा, चलें, ये तो अब आपने अलग एक प्रोग्राम का मौजू दे दिया हमें, उस पर इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन वापस अभी आ जाते हैं ज़रा अपने वाले मौजू पे। तो उसमें डॉक्टर नाहिद खान साहब, अभी आप बता रही थी कि ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि एक तो चलें, ये अच्छा हुआ कि 2 मरतबा वॉक की इजाज़त मिल गई। जब एक इंसान अब एक बंद कमरे से बाहर निकलता है तो वैसे भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है मेंटली, लेकिन इन 10 दिनों में ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे उसका मूड फ्रेश रहे और उसकी सेहत पर, उसके मिजाज पर, उसके जहन पर मुस्बत असरात मुरतब हों? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग तरफ तवज्जो देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन उसके अलावा 2 दफ़ा आप अगर निकल जाएं 15 मिनट के लिए, आई थिंक वो इनफ नहीं होता है। तो आई थिंक कमरे के अंदर भी चहलकदमी करना, वर्जिश करना, और ज़ाहिर है रोज़े की हालत में जो लोग होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि खाने पीने वो भी एक किस्म की एंटरटेनमेंट होती है, तो वो भी नहीं होती ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा लोग, अगर आप स्पेसिफिकली हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छा वक्त है कि हम अपने आप को नमाज वगैरह में ऑक्यूपाई कर सकते हैं और अपने लिए रिलीजियस नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके से तो कोई मना नहीं है, फ़ोन है आपके पास, अब बहुत सी ज़्यादा सहूलतें हैं जिससे आप लोगों से फेस टाइम, स्काइप वगैरह पे बात कर सकते हैं। तो लोगों से रब्ता रखें, और अगर डाउन फील कर रहे हैं तो अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों से बात करते रहें उसके बारे में, ताकि दिल थोड़ा हल्का हो जाता है और टाइम भी गुजर जाता है उसकी वजह से। अच्छी तरह से नींद पूरी करें। उनका रेस्ट भी है आपके लिए कि 10 दिन आप यानी कि आपको फोर्स किया गया है कि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए वक्त भी निकाल सकते हैं। और जो चीज़ें अगर आप पहले से प्लान करके आए तो सोच करके आ सकते हैं कि हम इस टाइम में क्या अपना वक्त सब। ठीक है, फिदा चौधरी साहब, ये बताइए सर कि ओवरऑल चीज़ों में बेहतरी आते हुए अब मैं आपसे एक वो सवाल करने वाला हूँ जो बराह रास्त शायद वकालत से वाबस्ता नहीं है, लेकिन एक पेशे से वाबस्ता है, क्योंकि तमाम ही पेशे, तमाम ही शोबे जो है वो मुतासर हुए हैं कोविड की वजह से। तो आपका जो शोबा है कानून का, वकालत का, ये कितना मुतासर रहा है और कितने अरसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी? वकालत का शोबा जो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ है। अच्छा, अगर से हर शोबा ही मुतासर हुआ, लेकिन वकालत का शोबा जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हमारा काफ़ी स्टाफ जो शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने घर से काम करना शुरू कर दिया था, और कोर्ट भी जो इमरजेंसी वगैरह के लिए खुले थे, ट्राइब्यूनल भी आप खुले हैं, तो काफ़ी हद तक जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यू नॉर्मल रूल जो आप कह सकते हैं कि ये अप्लाई हो रहे हैं। और दूसरे जो शोबे हैं जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, वो तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। रेस्टोरेंट जब भी लॉकडाउन हुआ है, मुकम्मल लॉकडाउन, तो रेस्टोरेंट को तो बंद कर दिया गया है, और होटल में कोई गेस्ट नहीं जा रहे तो होटल बंद है, और दूसरी जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं वो भी बंद पड़ी हुई थी। तो वो और जो शोबे हैं उनको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे शोबे के जो इसके ऊपर जो असर है इतने ज्यादा नहीं आए। सही है। अच्छा, सुलेमान आसिम साहब, ये जो हमने सुना और पढ़ा भी कि इस दौर कोविड के दौरान में शरह तलाक जो है वो काफ़ी बढ़ गई और बहुत सारी सेपरेशंस हुई, नॉर्मल से ज़्यादा हुई, तो इसका बर्डन तो वकला के ऊपर नहीं आया कि इन केसेस की तादाद में इजाफा हो गया? जी, इन केसेस की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, और जो बर्डन तो मैं नहीं कहूँगा कि बर्डन आया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए इसका जो ताल्लुक है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर है जी। कि जो कोविड की वजह से आप जब क्वारंटीन करते हैं वो घर में रहना, और उसमें पहला लॉकडाउन था, फिर दूसरा लॉकडाउन था, तो ये एक कंटिन्यूसली अगर आप अपने आप को घर में रखें और आपको एक सोशल लाइफ ना मिले
तो अल्टीमेटली आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जो नुकसानात होते हैं उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी क्लोज निटेड फैमिली के अंदर, जब आप आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ जो आपके जो ताल्लुकात हैं वो उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। उसी वजह से काफी हद तक जो है ना, आप देखा जाए क्राइम रेट देखा जाए तो जो डोमेस्टिक अब्यूज के जो केसेस थे वो काफी ज्यादा उसमें राइज आया। पुलिस को काफी सारी कॉल्स होते हैं, इसीलिए आई के जो डोमेस्टिक अब्यूज हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे, और इसके साथ साथ जो डिवोर्स की एप्लीकेशन थी उसके ऊपर भी काफी हद तक जो है ना वो केसेस जो है उसका भी राइज हुआ। तो इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इससे काफी सारे इनिशिएटिव लिए थे, जिसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, फैमिलीज को सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, क्योंकि ये सारा जो इश्यू है वो रिलेटेड आपका मेंटल हेल्थ के साथ है कि क्या आप अपने जो क्वारंटीन है, घर में आपके सर्कमस्टांसेस जो है ना वो क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स लोगों को हैं ही, जब आप फरलो पे हैं या कई लोगों की जॉब भी चली गई, जॉबलेस हो गए, उसके साथ आप जब आप काफी सारी फाइनेंशियल जो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं जो लॉकडाउन की उसको डील कर रहे हैं, और सोशल लाइफ भी आपके साथ आपकी है और आप किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, तो उसका जो इम्पैक्ट जो फैमिली के ऊपर वो बहुत मैसिव है, जिसमें बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे और बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है। तो काफी हद तक उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो इसके बाद जो मेजर्स लिए थे उसमें दो इम्पोर्टेंट मेजर्स ये लिए थे कि जो फैमिलीज हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जा रहा था, बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, स्कूल में जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस दिया गया था, ताकि ये जो मेंटल स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन आ रही है ये लॉकडाउन की वजह से, ये कम से कम की जाए और ये इन केसेस की तादाद में कमी हो। बिल्कुल सही है। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लें प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन अमान साहब, ये फील क्या लोगों के अंदर मौजूद है कि गवर्नमेंट ने जो सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई, ये सफरी पाबंदियां लगाई, क्वारंटीन करने का कहा, ये जनाजों में शिरकत करने से रोक दिया, 30 से ज़्यादा लोग जमा नहीं, किसी आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं कर सकते थे, तो लोगों के अंदर ये फील है कि ये सब पाबंदियों की वजह से ही हालात बहुत बेहतर हुए हैं और ये उनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। लोग कॉपरेट कर रहे हैं क्या खुशी के साथ कि चलें महफूज रहेंगे, हम इसको करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल करते हैं, तो जनरली फील कैसी है लोगों के अंदर? देखिए असल जो ज़्यादातर अक्सरियत मैं कहूँगा लोगों की, वो गवर्नमेंट की जितनी भी SOPs हैं या जितनी भी हदायत हैं उनके ऊपर अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा तबका भी है, बेशक वो कम है, लेकिन ऐसा तबका भी है जो कि कोरोना वायरस को नहीं तस्लीम करता या नहीं मानता, और उन्होंने आए रोज जो है वो लंदन के अंदर एहतजाज भी किया होता है। लेकिन चूंकि उनकी तादाद बहुत कम है और इसलिए उनकी जो है वो, मैं कहूँगा कि उनकी बातों पर कोई कान नहीं धरता, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस, ये जो बीमारी है, और वो क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, क्या मानना है उनका? जी बिल्कुल, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, और बल्कि वो जब एहतजाज करते हैं तो उसके अंदर वो शिरकत भी इसी तरह करते हैं, घुल मिल के करते हैं, आपस में बाकायदा हाथ मिलाते हैं एक दूसरे को, मतलब वो इस तरह करते हैं। वो कहते हैं जी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। और लेकिन उनकी तादाद भी हजारों के अंदर है। ये पिछले हफ्ते उन्होंने मुजाहरा किया, 8 पुलिस वाले जो है वो सेंट्रल लंदन के अंदर उनके एहतजाज की वजह से जख्मी भी हुए। लेकिन जो अक्सरियत है लोगों की, जाहिर है वो इस बात को तस्लीम करती है कि एक बीमारी है, इसकी वजह से जो है लोगों की परेशानियों के अंदर भी इजाफा है, लोगों की अमवात भी हो रही हैं और लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो जब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इसको तस्लीम कर रहे हैं, और यही वजह है कि गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके ऊपर भी लोग बड़े मैं कहूँगा अच्छे तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये हम देख रहे हैं कि केसेस भी कम है। अभी देखें केसेस कम भी हो रहे हैं और अमवात भी कम है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपको मास्क ज़रूरी है।
पुलिस वाले अभी जुर्माने भी कर रहे हैं कि जो अगर किसी आप पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपको जुर्माना होता है। उसके अलावा आप किसी भी शॉप के अंदर बगैर मास्क के दाखिल नहीं हो सकते। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे मास्क जो है वो हर बंदे की जेब का एक लाजमी हिस्सा है। जिस तरह के आपने जैसे कोई समझ ले कि घड़ी वो कोई जरूरी पहनता है तो उसने अपने पास मास्क भी रखा हुआ है। मोबाइल अगर जरूरी है तो मास्क भी उसी तरह जरूरी है। गाड़ियों के अंदर आप देख लें, आपको जो है डैशबोर्ड के ऊपर मास्क, गुलाम हुसैन साहब, जितना मेरे लिए जरूरी है कि मैं घर से निकलते हुए ग्लासेस पहनूं, यानी ग्लासेस मेरी जिंदगी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, मास्क भी अब उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उतना ही है। और दूसरी बात है कि आपको सर्व नहीं करते, और आप किसी शॉप के अंदर दाखिल होते हैं जहां पर 10 बंदों ने मास्क पहना हुआ है तो आप एक अजनबी से अजीब से लगते हैं। अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो लोग आपको ऐसे घूर के देखते हैं नजरों से कि ये कहां से आ गया है, कि इसने मास्क के वाई ही इज नॉट केयरिंग फॉर अदर पीपल। क्योंकि जब आपने मास्क, इसका आप अपने आप तो रिस्क में डाल रहे हैं तो दूसरे लोग भी आपके से रिस्क में, तो इसलिए हर बंदा जो है अपने पास मास्क बिल्कुल रखता है, पहनता भी है, ताकि मैं खुद भी महफूज रहूं और दूसरे भी रहे। और यही वजह है कि बरतानिया के अंदर कंट्रोल जी बेहतर हुआ। जी बिल्कुल सही है, तभी तो चीज़ों में बेहतरी है। लेकिन ऐसे आप लोग, आपने बताया कि बहुत कम हैं जो अभी भी स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। तो डॉक्टर नाहिद साहबा, ये लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में रहकर क्या अपने लिए इसमें रिलीफ ढूंढते हैं नफसियाती तौर पर? ये कैसे सोचते हैं कि सुकून महसूस करते हैं, इनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है? ये खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है, या एक खुद में एक रिलीफ ढूंढने की जरूरत है कि नहीं नहीं कोरोना कुछ भी नहीं है? आई थिंक आई एम श्योर कि दोनों ही चीजें होंगी। डिनायल भी हो सकता है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये वाकई में यकीन रखते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और वो जो सारी कंस्पिरेसी थियरीज जो निकली हुई हैं कोरोना के इर्द गिर्द, मेरे ख्याल में उनमें ज्यादा गवर्नमेंट्स क्या करना चाह रही हैं लोगों के साथ, और फला फला गवर्नमेंट क्यों ये इम्पोज कर रही हैं रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर। तो लगता तो ऐसे ही है कि शायद इन्हीं वजूहात से ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज को। और दूसरी बात ये भी है कि जिनके बिजनेसेस मुतासिर हो रहे हैं और जिंदगी पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, शायद वो लोग भी थोड़ा सा तंग आके भी थोड़ा रिबेल कर रहे हैं। लेकिन तादाद, जिस तरह गुलाम हुसैन साहब ने कहा, कि ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बिल्कुल समझ रहे हैं सिचुएशन को और उसकी बेहतरी के लिए हर चीज पीस वगैरह बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। जी सही, ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है, तभी तो बेहतरी भी आई है चीज़ों में। एक चीज़ मुझे फ़िदा चौधरी साहब ये बताइए कि क्या पिछले दिनों में अदालतों में ऐसे केसेस में इजाफा हुआ है, या मिसाल के तौर पे जाहिर है हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर कानून बनाती है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको फ़ाइन होगा, तो क्या इस तरह के कवानीन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं या आर्जी तौर पर कवानीन पास किए गए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है? और क्या ऐसे केसेस भी अदालतों में पहुंचते हैं कि जहां पर जो है वो जो फाइन इम्पोज किया गया या उससे एक झगड़ा पैदा हुआ, इससे रिलेटेड केसेस में क्या इजाफा हुआ है कोर्ट्स में? जी, इसमें इश्यू तो काफी खड़े हुए हैं और काफी झगड़े भी हुए हैं पुलिस के साथ, लेकिन जहां तक ऐसे केसेस अदालतों में पहुंचने का तल्लुक है, जहां तक मेरा नॉलेज है, कुछ लोगों को फाइन हुआ है, लेकिन ओवरऑल इतनी तादाद इस तरह के केसेस की जहां तक मेरा नॉलेज है उसके सही है नहीं। जैसे हम देखते हैं कि किसी ने शॉप्स ओपन की हुई हैं, उसे पकड़ के जो है वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, फिर वहां से उस पर कुछ लोगों पर FIR हो जाती है। तो इस तरह की चीज सिचुएशन में पूछ रहा हूँ कि कोई वायलेशन कर रहा है, मेजर वायलेशन कर रहा है, किसी ने मार्केट ओपन कर रखी है ऐसे वक्त में जब उसको नहीं करनी चाहिए, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसको उस पर कोई जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, इस तरह की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मेरे नॉलेज में इस तरह का कोई केस नहीं आए हैं, लेकिन मेरे जो दूसरे कोलीग हैं वो शायद उनके नॉलेज में हो तो वो इसके ऊपर मजीद कोई बात बता सकते हैं आपको। ठीक है, चलें, ये तो मैं फिर सलमान साहब से पूछ लूँगा, उनकी राय ले लूँगा। लेकिन अब मुझे बताइए, मजमूई तौर पर जो कोविड की सिचुएशन है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि हालात नॉर्मल की तरफ वापस आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूके में अगर आप देखते हैं, सिर्फ यूके की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं और हो रहे हैं। जैसे कि क्रिसमस के दिनों में या जनवरी में देखें आप तो केसेस की जो डेली केसेस की तादाद थी तकरीबन 60 से 70,000 के दरमियान थी और हलाकों की तादाद भी तकरीबन आप कह लें कि उस वक्त 2000 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन
अभी आप जो 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 लेटेस्ट यूके की सिचुएशन देखते हैं तो पिछले चंद हफ्तों से जो डेली न्यू केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 2000 के लगभग है और जो हलाकतों की तादाद है वो भी तकरीबन 20 के लगभग है। इसी तरह जब आप लास्ट वीक का डेटा देखते हैं तो मेरा ख्याल है संडे की बात है कि यूके में सिर्फ एक डेथ रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वीकेंड का जो डेटा होता है या फॉलोइंग डे जो होता है वीकेंड के बाद मंडे जैसे ट्यूसडे मंडे स्पेशली उसका डेटा यही शो करता है कि यहाँ पे हलाकतों की तादाद कम हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और जिस तरह यहाँ पे जनरल पब्लिक फॉलो कर रही है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब सारे बिजनेस यहाँ पे खुल जाएंगे और जो ये कोविड की सिचुएशन है बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाएगी और हलाकतें जो सिंगल फिगर में इंशाल्लाह चली जाएंगी। तो काफ़ी उम्मीद है हम इंशाल्लाह के हालात बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे। जी सही है। ये डॉक्टर नाहिद साहबा ये बताइए कि कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों की हो चुकी है, आप किस तरह से देखती हैं कि अगर 60% या 70% तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो जाहिर है एक तो ये होगा ना कि कोविड का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें बहुत सारे लोग जो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं भी कराई होगी वो भी उससे महफूज हो जाएंगे किसी हद तक। तो आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं वैक्सीनेशन का कोविड के कम होने में? आई थिंक असद साहब जो एक टर्म बहुत सुनी होगी आप और हर्ड इम्यूनिटी यही होती है कि अगर आप तकरीबन 60 से 70% लोगों को अगर इम्यूनाइज हो जाएं या उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं, डिफेंसेस डेवलप हो जाएं कोविड के खिलाफ, तो आई थिंक जनरली स्पीकिंग 60-70%, कई लोग 70-80% कहते हैं, तो इतने लेवल तक वैक्सीन होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो बाकी दुनिया में वैक्सीनेशन है जब तक वो पूरी नहीं होगी और उसमें वैक्सीनेशन नहीं फैलेगी तो यूके एक आइसोलेशन में या और मुल्क जो अमीर मुल्क हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अच्छी तरह से हो रहे हैं, वो आइसोलेशन में रह है, उसके ऊपर इसका इतना असर नहीं हो सकता जब तक कि बाकी मुल्कों में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इफेक्टिव हों। बिल्कुल सही कहा आपने। सुलेमान आसिम साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि चेंजेस किस तरह से बेहतर तौर पर आ रही हैं, यानी कैसे सोसाइटी बेहतर हो रही है और पहले वाला जो माहौल था वो किस हद तक वापस आ पाएगा? शायद मुकम्मल तौर पर तो ना आ पाए, लेकिन कितनी चेंजेस या कितना रिलीफ आप देखते हैं? देखें, मैं ये कहूँगा कि हमें जो न्यू नॉर्मल है उसकी आदत अपना लेनी चाहिए और हमें नहीं पता कि नेक्स्ट न्यू नॉर्मल क्या है। तो एक तो हमें अलर्ट रहना चाहिए और जहाँ तक जो फिगर्स आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आपका अगर तो यूके की हद तक है तो जो फिगर्स हैं वो तो बहुत प्रॉमिसिंग है जी। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक लहर ऐसी है कि कभी किसी कंट्री में उसकी जो पीक है, एपिक सेंटर जो है, कभी कोई कंट्री बन रही है, कभी कोई कंट्री बन रही है। अब आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जो एपिक सेंटर है वो इंडिया है जी। और उसके बाद अभी ये ट्रांसफर हो रहा है नेपाल में, क्योंकि काफी सारे जो नेफलिस जो सिटीजन थे वो इंडिया में जो काम करते थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। अब वो जो सारी जो कंडीशन थी जो जो जो, जो केसेस थे और वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया नेपाल के अंदर ही। तो अब कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट एपिक सेंटर जो हो सकता है पॉसिबली वो नेपाल हो सकता है। तो अगर हमें जो सिचुएशन है, जो अभी जो हालात हैं, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमें ये काफी हद तक जो फिगर्स जो नजर आ रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी कि वो लोगों की अवेयरनेस थी जी। मैं ये बात मानता हूँ कि काफी सारे लोग जो है से वो हर कंट्रीज के अंदर ही मौजूद होते हैं, वो समझते हैं कि जो कोरोना जो एग्जिस्ट नहीं करता, हमें जो मास्क है उसमें हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते और ये एक हमें कंट्रोल करने की एक साजिश है। ये जो तासुर है ये पाया जाता है ठीक, लेकिन इसको हम शायद मिनिमाइज कर सकते हैं, शायद खत्म नहीं कर सकते राइट। लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल है, वो जो मेजॉरिटी ऑफ जो वो चीज़ों को समझ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुलेमान आसिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, फिदा चौधरी साहब, डॉक्टर नाहिद खान साहिबा और गुलाम हुसैन रहमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।